प्रारंभ हुआ, उसका थोड़ा इतिहास देखते हैं कि इतिहास क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों कारण था उसका लड़ाई का। ठीक है, तो देखो भाई थोड़ा सा हम भारत के यू नक्शा को देखते हैं। ठीक है, तो ये नक्शा को देखते हैं। देखो थोड़ा सा हुआ क्या था कि एक समय ना 14 और 17th सेंचुरी में यहाँ पर विजयनगर एम्पायर हुआ करता था। समझ में आया? विजयनगर समझ में आया? अब विजयनगर के बाद विजयनगर में कौन सा बैटल ऑफ तालिकोट में क्या हुआ था? विजयनगर एम्पायर ध्वस्त हो गया था और ध्वस्त होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैसूर में यहाँ पर एक राज्य प्रारंभ हुआ और इस राज्य के जो राजा बने वो वडियार वंश बना। वडियार वंश। ठीक है, ध्यान से देखना, वडियार वंश बना। ठीक है, अब इस वडियार वंश के एक राजा आए 1734 में, जिनका नाम था चिक्का कृष्ण देव वडियार द्वितीय। 1734 में राजगद्दी पर बैठे। ठीक है ना, ये राजा हुए चिक्का कृष्ण देव वडियार द्वितीय, जो कि राजा हुए और ये राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या ना कि इनका मन नहीं लगता था, मन इनकी राज्य तंत्र में नहीं लगता था। राजा तो थे लेकिन इनका मन जो है वो नहीं लगता था, और मन नहीं लगने के कारण में थोड़ा कमजोर पड़े तो साम्राज्य भी कमजोर पड़ा। और साम्राज्य जब कमजोर पड़ा तो हुआ क्या कि एक दो इनके सेनापति हुआ करते थे, और वो दो सेनापति थे नल राजा और देव राजा। नल राजा और देव राजा, इन्होंने क्या किया कि सत्ता को अपना लिया। चिक्का कृष्ण देव वडियार से सत्ता को क्या कर लिया, अपने पास कर लिया। मेरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब ये किए तो कुछ दिन ये लोगों ने शासन किया। अब देखो यही से कहानी प्रारंभ होती है, और वो कहानी प्रारंभ होती है हैदर अली की। इसको ध्यान से देखना, ये मैप रहने देंगे क्योंकि मैप का बार बार जरूरत पड़ेगी। तो देखो हैदर अली धीरे धीरे इसी समय हैदर अली धीरे धीरे क्या करते हैं, एक छोटे से रूपों में सैनिक के रूप में प्रारंभ करते हैं वडियार डायनेस्टी में। समझ में आए? और धीरे धीरे ये सेनापति कमांडर बन जाते हैं। ठीक है ना, और यही कमांडर बनते हैं तो इन्हीं की देन था कि 1755 में डिंडुगल जो मद्रास में है, यहाँ पर एक फैक्ट्री का निर्माण, कैनॉन फैक्ट्री, बारूद के कैनॉन फैक्ट्री का निर्माण करवाते हैं। किसके सहयोग के? फ्रेंच के सहयोग से कैनन फैक्ट्री। ठीक है ना, कैनन फैक्ट्री का निर्माण कराते हैं, बारूद की फैक्ट्री। समझ में आए? अब देखो ये जो बारूद की फैक्ट्री है, यहां से फ्रांस के साथ रिलेशनशिप जो है हैदर अली बड़ा स्ट्रांग बनाते हैं। और हैदर अली हो या टीपू सुल्तान हो, ये दोनों के दोनों वेस्टर्न जो है ना, पश्चिमी जो हथियारों का जिस तरह से उनका ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग पे आधारित इनका दिमाग चलता था। वो चाहते थे कि उनकी सैनिक की ट्रेनिंग वैसे ही हो जो वेस्टर्न कंट्री यूरोप में होता है। समझ में आया? मॉडर्नाइजेशन के बहुत फेवर में थे दोनों के दोनों, बाप भी और बेटा भी। मेरे पास समझ में आया? तो फोर्स मॉडर्नाइजेशन, कैनॉन, अब ये कैनॉन जो है बारूद और सुरंग, समझ रहे हो ना, गोला बारूद हथियार की फैक्ट्री बनवा दिया डिंडुगल में। और ये धीरे धीरे जब साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर होने लगा, तो कमजोर होने के लिए जब साम्राज्य कमजोर होने लगा तो 1761 में हैदर अली बन जाते हैं सुल्तान। किसके सुल्तान? मैसूर के सुल्तान बन जाते हैं। मेरे बात समझ में आए? 1761 में जो कमजोर हो गई थी जो साम्राज्य, उनको तख्ता पलट करते हैं, और तख्ता पलट करने के बाद हैदर अली सुल्तान बन जाते हैं 1761। ठीक है, 1761 में बनने के बाद अब देखो इस मानचित्र को यहां पर इन्होंने विस्तार प्रारंभ कर देते हैं।
और विस्तार कैसे कैसे, तो इस एरिया को, मलबार के एरिया को, समझ में आया, यहां पड़ता है डोड, बिदनूर, सेरा, ये सारे एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं और ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगते हैं। ये काम होता है 1761 से 1763 के बीच में। 1761 से 1763 के बीच में मलबार रीजन कंट्रोल में आता है। मलबार उस समय बहुत फायदे देने वाला जगह था, मलबार, समझ में आए। अब एक चीज और देखो, जब ये हैदर अली सुल्तान बनते हैं तो उस समय जो राजनीतिक मामला था, पॉलिटिकल मामला था, वो भारत का ऐसे था मेरे बाबू, ये जो एरिया था महाराष्ट्र का, यहाँ पर मराठा एम्पायर था, मराठा, ये जो एरिया था वो निजाम, हैदराबाद निजाम था, और यहां पर बैठा हुआ था मैसूर। मेरे बात समझ में? अब देखो, मैसूर के और ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। मेरे बात समझ में आया? क्यों लड़ाई का कारण क्या बना मैसूर, उसकी बैकग्राउंड को समझते हैं। तो जो ये निजाम है और इस निजाम के और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साइन हुआ एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं हैदराबाद का एग्रीमेंट, हैदराबाद का एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत बेटा, इस एग्रीमेंट के तहत ये नॉर्दर्न सिरकाज है, नॉर्दर्न सिरकाज को नॉर्दर्न सिरकाज बोला जाता है। ये प्लेन है सब, मलबार प्लेन, नॉर्दर्न सिरकाज, समझ में आए? इस नॉर्दर्न सिरकाज पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी जाती है, EIC ले लेती है निजाम से। और निजाम से लेने के बाद ये करती क्या है, क्यों ले लेती है, और ये पॉलिटिकली ना, राजनीतिक तरीके से सिरकाज बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो पोर्ट यहाँ से, ठीक है ना, ऊपर का कंट्रोल, नॉर्दर्न कंट्रोल, यहीं से कंट्रोल, और यही जड़ बना इन दोनों का, टसल का, किसका, जो मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी का, समझ में आया? तो नॉर्दर्न सिरकाज को ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम से ले लेती है और निजाम से ये कहती है कि भाई साहब, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या करेंगे, हम तुम्हारे प्रोटेक्शन करेंगे। मेरे बात समझ में आया? तो ये सिरकाज जो है और मलबार रीजन, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का जो हैदर अली के साथ चिढ़ थी, हैदर अली के साथ, वो दो कारण थे। हैदर अली के साथ चिढ़ का कारण दो था। एक तो फ्रेंच के साथ रिलेशनशिप, आपने देखा डिंडुगल में उन्होंने कैनन फैक्ट्री लगवाई थी, हैं? और दूसरा कारण था ये मलबार का रीजन। मेरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब क्या हुआ इस केस में, देखो भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मराठाओं और निजाम के साथ तो ऑलरेडी हैदराबाद की संधि थी, मराठाओं के साथ भी मिल गए। तीनों ने मिलकर अलायंस बनाया, किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। कौन कौन, एक तो मराठा निजाम और दूसरा EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोशिश की कि इनको भगा दिया जाए मलबार रीजन से। लेकिन हैदर अली बहुत चालू आदमी था, बहुत चालू आदमी था हैदर अली। उसने कहा अच्छा रुको रुको, तो उसने ये कहा निजाम के साथ कि देखो भैया, एक अर्कुट यहाँ पर जगह है, अर्कुट। उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुमको क्या चाहिए, तुमको नॉर्दर्न सिरकाज चाहिए, अर्कुट चाहिए, अर्कुट को हम जीत के क्या करेंगे ना, बांट लेंगे। हैदर अली ने कहा भाई अर्कुट को यहाँ से जीतेंगे और दोनों बांट लेंगे, समझ में आए, और सिरकाज को भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके तुमको दे देंगे। तो निजाम को बड़ा अच्छा लगा ये बात सुन के कि भाई सिरकाज तो हमको वापस मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो जो अलायंस बनी थी किसके, EIC मराठा और निजाम का, उसको तोड़ने की कोशिश की हैदर अली। और तोड़ा कैसे, दिमाग लगा के। देखो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था हैदर अली, लेकिन बहुत तेज आदमी था, ऐसे नहीं एक सेनापति से कमांडर बन गया वो। तो उसने कहा ठीक है भाई, निजाम को ले लिया और मराठाओं को भी समझा बुझा दिया कि देखो भैया, करेंगे दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, समझ में आए, और जब भी जीतेंगे तो हम मिल बांट के काम करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मराठा भी बाहर निकल गया और निजाम भी बाहर निकल गया। और जो EIC उछल रही थी, जो ब्रिटिश कंपनी, उसको तो बड़ा धक्का लगा, ये क्या हो गया भाई, मराठाओं तो किसी के नहीं है, और मराठा किसी के होते भी नहीं है यहाँ पे। मराठा कभी इस ओर कभी उस ओर, आज इस ओर जाते हैं मजबूत होती है, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि मराठा भी कमजोर हो गए। मेरे बात समझ में आया? जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता क्या है कि भैया अब तो हम गए, अब तो हम गए, और गए कैसे कि अब तो कुछ ना होने वाला। तो क्या होता है कि हैदर अली जो है, इनको चकमा देने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मद्रास में फटाफट कूद जाता है। हैदर अली क्या करता है कि इनको
है नहीं, शेर के मुंह में खून तो लगी है, शेर तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि झट देने वो मद्रास पहुंच जाता है, और जैसे ही मद्रास पहुंचता है ये हलचल मच जाती है, अरे बाबा ये कुछ करने आया है, कुछ तो करके जाएगा, मेरे बात समझ में आए। और वो करने क्या कि भैया ये पता चला कि मद्रास जीत गया, तो ये मजबूर होके ब्रिटिश कंपनी को ये लगा संधि करनी पड़ी, और इसी को बोला जाता है मद्रास की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है, और ट्रीटी ऑफ मद्रास में बेटा समझ में आना स्थिरता हो जाती है। ये कोई एक पलड़ा भारी जिसको बोला जाता है वो हैदर अली का पलड़ा भारी था, मद्रास की ट्रीटी हो जाती है। और कहा जाता है इस मद्रास की ट्रीटी में एक बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है, और वो बातें थी कि भैया जब भी आपको जरूरत होगी, किसको? हैदर अली को, तो हम सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे। और यही जो वादा था, ये वादा कारण बना दूसरा एंग्लो मैसूर वार का। मेरे पास समझ में आए? वो वादा क्या था कि भाई यदि कोई बंदा हैदर अली पे अटैक करता है तो उसका सहयोग ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। और वादा तोड़ने में तो माहिर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वादा नहीं तोड़ती तो पूरे भारत में साम्राज्य इकट्ठा नहीं करती भाई, समझ में आ रहा? वो महाभारत वाला युद्ध नहीं था कि रात के अंधेरे में लड़ाई नहीं होगी, मेरे बात समझ में आ रहे हो? यहां लड़ाई होगी, साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी अपनाया जाए, मेरे बात समझ में? और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया, वादा तोड़ने में माहिर थी, और उसने वादा तोड़ा कब? देखो जब मराठाओं का अटैक होता है, मराठा जब क्या करेंगे? अटैक करेंगे किस पर? मैसूर पे। मराठा जो अटैक करेंगे, देखो बेटा आप कैसे अटैक होता है। फिर वापस इसको देखो ध्यान से, मैप को देखो, मैप में क्या रखा है? यहां पर आपके मैसूर, यहां निजाम, और यहां पर पड़ा हुआ है आपका ग्रेट मराठा। मेरे पास समझ में? मराठाओं का डायरेक्ट अटैक इस पे मैसूर पे, समझ में? जब मराठाओं ने अटैक प्रारंभ किया, देखो कब खत्म हुआ मद्रास की ट्रीटी? 1767 से 69 के बीच में चला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है आपके कब? 69 में, 11 साल बाद, 14 ईयर्स, 1780 से 1784 के बीच में होगा सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। मेरे बात समझ में आए? ठीक है, ये सेकेंड है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 में। और इसका कारण क्या बनेगा? मराठाओं का अटैक। मराठा अटैक करते हैं किस पे? मैसूर पे। और ये अटैक के चलते जो EIC ने, जो ब्रिटिश कंपनी ने वादा किया था ट्रीटी ऑफ मद्रास में कि यदि कोई दूसरा अटैक करेगा तो हम आपके सहयोग करेंगे, और इन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया। दूसरी ट्रीटी में सहयोग करने से मना कर दिया। मेरे बात समझ में आए? सहयोग करने से मना कर दिया। और ये सब सहयोग करने से मना किया तो मराठाओं ने कुचल दिया। मराठाओं ने हैदर अली को पराजित किया, और पराजित करने के बाद ध्वस्त कर दिया। 36 लाख रुपए भी लेके गए, 36 लाख रुपए लेके गए, 36 लाख रुपए मांगा ये वार का संधि करने के लिए। हैदर अली को आया गुस्सा कि भाई तुम्हारी जरूरत पे हम खड़े, लेकिन हमारी जरूरत पे तुम खड़े नहीं। हमने तो तुमसे वफा किया, तुमने हमसे बेवफाई कर दी। और बेवफाई में तो माहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वफा और वफा से क्या लेना देना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब कमजोर, ये जो मैसूर कमजोर पड़ा, तो उसको एक मौका भी मिल गया। उसने कहा कि चलो अब है तो कुछ चल ही दिया जाए, समझ में आए? तो उन्होंने क्या किया कि देखो भाई, एक जगह है यहां पे, एक जगह है यहां पे माहे, मलबार रीजन में एक माहे जगह है, समझ में आए? अब ये देखो जो ये माहे रीजन है, ये मलबार का पार्ट, मालबार का पार्ट, समझ में आए? ठीक है ना? अब देखो हुआ क्या कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जब मैसूर कमजोर पड़ा, तो यहां पर जो नॉर्दर्न सिरकाज था, नॉर्दर्न सिरकाज
सिरका से इसको आना था। देखो यहीं पर अंग्रेज बैठे हुए हैं, इनको बचाने के लिए आना था जो नहीं बचा के आए। समझ में आए? अब देखो यहाँ पर हैदर अली और टिप्पू सुल्तान भी यहाँ पर एक्टिव होता है। दूसरा, यदि कोई पूछे आपसे कि कौन से एंग्लो मैसूर वार में टिप्पू सुल्तान एक्टिव होता है, तो वो दूसरे में ही एक्टिव हो जाता है। मेरे बात समझ में आए? क्या होता है यहाँ पर कि देखो दो बंदे हैं, इन दोनों बंदों को याद रखना। एक का नाम है आपका कॉलिन बेली और दूसरा है सर आयरकुट। ठीक है, उस समय जो थे ये दो थे, कॉलिन बेली और सर आयरकुट। अब क्या करते हैं 1781 में कि देखो ऊपर से यहां इस रीजन से ऊपर से नीचे की तरफ आयरकुट चलता है, आयरकुट, और नीचे से ऊपर की तरफ बेली चलता है। और यहां पर मिलने का ख्वाहिश था दोनों का, और मिलके यहां पर मिलने की ख्वाहिश था, और मिलने के बाद दोनों को करना क्या था, एकजुट होके और इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी थी हैदर अली के। समझ में आया? लेकिन हुआ क्या कि टिप्पू सुल्तान को उसने भेज दिया इनको क्या बोलते हैं, बेली को, बेली को, और बेली को तो उसने हरा दिया टिप्पू सुल्तान ने। लेकिन आयरकुट ने हैदर अली को हरा दिया। हैदर अली को आयरकुट ने क्या कर दिया, हरा दिया। समझ में आया? मिले तो नहीं, लेकिन टिप्पू सुल्तान ने बेली को हराया, लेकिन आयरकुट ने क्या किया, हैदर अली को हरा दिया। और ये हैदर अली के हार के साथ एंग्लो जो मैसूर वार है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार खत्म होता है। और यहां पर क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में जो साइन होता है वो होता है मैंगलोर का, जो बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कौन सा? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। लेकिन उससे पहले देखो, क्योंकि ये 1700 कब है, 84 तक, 1780 से 1784 तक। लेकिन 1782 ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है ये साइन होता है टिप्पू सुल्तान के साथ। याद रखना, किसके साथ? टिप्पू सुल्तान के साथ। क्यों? क्योंकि 82 में क्या हो जाता है, हैदर अली के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कैंसर से कहा जाता है। पहली बार रिपोर्टेड कैंसर का नाम आया था इसी समय, हैदर अली के समय में। जो कैंसर से मृत्यु होता है हैदर अली को 1782 में। 84 में ट्रीटी मैंगलोर की साइन होती है, और इसमें क्या होता है कि भैया मामला फिर स्थगित हो जाता है। समझ में आए? इसमें पलड़ा बराबर ही एक तरीके से माना जाए तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में पलड़ा एक तरीके से बराबर ही दिखाई देता है। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? 84 तक, ये 84, हाँ 82 में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, और जो साइन होता है टिप्पू सुल्तान के साथ, जो कौन सी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मेरे बात समझ में आया? अब देखो यहीं पर आगे लॉजिक है बड़ा बिजोड़ लॉजिक है बेटा। और बिजोड़ लॉजिक क्या है कि जब ये आगे की कहानी बनेगी, और ये आगे के थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये कहानी बड़ा मजेदार है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार का कहानी बड़ा मजेदार है, और ये है, देखो ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से देखना। थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्यों प्रारंभ हुआ, ये होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है ना। अब देखो एक चीज था वो मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहां पर मैसूर था, मैसूर है। मालबार रीजन में किसका है कंट्रोल? मैसूर का, मलबार रीजन में। देखो यहीं पर एक माहे जगह था, माहे याद है? माहे को किसको दिया था? फ्रेंच को, पुडुचेरी फ्रेंच को दिया था माहे को। अब इस माहे को इन्होंने फ्रेंच को दिया था। एक और चीज होता है, यहां कहानी होता है केरल की, जिसको बोला जाता है ट्रांक्वाकोर, ठीक है, केरल। अब देखो ये कहानी क्या होती है कि यहाँ का और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, EIC के साथ बड़ा गठजोड़ हुआ करता था, इनके साथ अलायंस था, ठीक है ना। अब इसके जो राजा थे इन्होंने क्या किया, एक कोचिन जगह है यहाँ पे, कोचिन के पास इन्होंने क्या किया कि 2 पोर्ट डचों से ले लिया। ट्रंकबोगर का जो राजा है, कोचिन के जगह पे 2 पोर्ट उन्होंने क्या किया, डचों से ले लिया। वो नाम, उसका नाम था जला कोटाल, और दूसरा था कैन्नौर। ये दोनों याद रखना, कैन्नौर और जला कोटाल 2 ऐसे जगह थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों जगहों को कोचिन के पास डचों से ले लिया। मलबार रीजन किसका है? मैसूर का। अब भाई
टिप्पू सुल्तान को लगा कि ये तो कोचिन पे आक्रमण है एक तरीके से, क्योंकि ये तो हमारा है जगह, और ये जगह पोर्ट तो ये बना रहा है, और ये पोर्ट बना क्यों रहा है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए, EIC के। दूसरी तरफ क्या होता है कि यहां पर कॉर्नवालिस जो था, कॉर्नवालिस सेकेंड मैसूर वार में ही आता है, समझ में आया ना, कॉर्नवालिस आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में। उसके बाद क्या हो, यहां पर क्या करते हैं लोग, अटैक कर देते हैं माहे पे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, समझ में आया। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में तीनों एक साथ लड़ते हैं, मराठा निजाम और तीसरा कौन, EIC, तीनों मिलकर लड़ते हैं टिप्पू सुल्तान के खिलाफ। और ये बड़ी भयानक लड़ाई होती है दोस्त। ये लड़ाई सेरीपट्टनम के हार से, वेलेस्ली ने सेरीपट्टनम को ध्वस्त कर दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सेरीपट्टनम को ध्वस्त कर दिया था, सेरीपट्टनम को ध्वस्त कर दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली आया, सेरीपट्टनम को उन्होंने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और मैसूर के आधा रीजन टिप्पू सुल्तान से छीन लिया बेटा। मैसूर के आधा रीजन जो है वो टिप्पू सुल्तान से छीन लिया। मेरे बात समझ में आया? ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली थे, आधा राज्य छीनते हैं मैसूर से, आधा राज्य मैसूर में। और देखो कैसे डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होता है। तीसरा में डिवीजन देख लो। और डिवीजन कैसे होता है बेटा, डिवीजन ऐसा होता है कि मैसूर के आधा राज चला जाता है, ठीक है ना। मराठा जो है वो तुंगभद्रा एरिया को लेते हैं, देखो यहाँ ये है, ठीक है ना, ऐसा था। तुंगभद्रा एरिया को, यहाँ है तुंगभद्रा एरिया को मराठाओं लेके चले जाते हैं, मराठा, समझ में आए। कृष्णा पेनार रीजन होता है यहाँ पे, यहाँ नीचे बोलो, कृष्णा पेनर रीजन होता है, ये चला जाता है निजाम के पास, समझे। और ये जो रीजन है बाकी वो कौन कौन सा, तो बारह महल, डिंडुगल, समझ में आए। ये एरिया चला जाता है आपके किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आधा तोड़ देते हैं, समझ में आए। तो मराठा के पास कौन सा एरिया, मराठा है आपके कौन सा एरिया, तुंगभद्रा रीजन, तुंगभद्रा के एरिया को। निजाम के पास कौन सा, कृष्णा पेनार एरिया, समझ में आए। और बारमाला और डिंडुगल चला जाता है किसके पास, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, समझ में आया ना। हाँ, वे चला जाता है। और मेरे बात समझ में आए, ठीक है ना। पूरी तरह तोड़ देते हैं वो। और तोड़ने के बाद एक और चीज़ें होती है, यहीं पर बंदी बनाए जाते हैं उनके दो बेटा, 2 सन बंदी बनाए जाते हैं किसके, टिप्पू सुल्तान के। और इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए की पेनाल्टी ठोकी जाती है, पेनाल्टी के रूप में पेनाल्टी ठोकी जाती है। 3 करोड़ रुपए की ये वार के लिए पेनाल्टी ठोकी जाती है। इससे पहले वेलेस्ली का एक बड़ा अच्छा डॉक्ट्रिन था, वो डॉक्ट्रिन बता दोगे, वेलेस्ली का, हाँ, सहायक संधि से कहा था टिप्पू सुल्तान को कि सहायक संधि क्या करो, कर लो हमारे साथ। लेकिन टिप्पू सुल्तान ने सहायक संधि करने से मना कर दिया था बेटा। निजाम ने किया था, इसलिए निजाम चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। मराठाओं का तो अपना मन था, उनको तो लेना था आधा राज्य, तो इसलिए मराठा साथ दिए। तो मराठा, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों मिलकर ध्वस्त कर दिया सेरीपट्टनम। और यहीं से ट्रीटी जो होती है वो कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सेरीपट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, समझ में आए, ट्रीटी ऑफ सेरीपट्टनम। और वहां पर जाके आधा राज मिलने के बाद माहौल शांति होता है। लेकिन माहौल शांति क्या होगा, उनके 2 बेटे तो कब्जा में हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इन दोनों में ही 1798 में संधि होती है। 98 से 99 फिर प्रारंभ हो जाती है। और वो प्रारंभ हो जाती है 1799 में। एक साल भी नहीं रहता, 2 महीने होती है, 1 महीना भी नहीं होता, 1 महीने भी नहीं होता है। चौथा फेज कौन, चौथा एंग्लो मैसूर जो होता है वो 1 महीना भी नहीं टिकता, 1 महीना। चौथा, 4th एंग्लो मैसूर वार। और ये खत्म होता है किससे,
टिप्पू सुल्तान की मृत्यु से, डाइड। समझ में आए? जाके पूरी की पूरी मैसूर तब जाके खत्म हो जाती है। सेरीपट्टनम की संधि होती है 98 में, हाँ सेरीपट्टनम की संधि, और 98 में अप्रैल से मई तक, यही 99 में 99 में ये आपकी लड़ाई होती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, और इसमें खत्म हो जाता है, पूरी कहानी खत्म हो जाती है टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के साथ। मेरे बात समझ में आए? ये कहानी है और मैसूर की हड़पने की कहानी है। मेरे बात समझ में आए? साम दाम दंड भेद मिला के मैसूर को हड़प लिया। लेकिन थोड़ा सा टिप्पू सुल्तान के बारे में भी जानने की कोशिश करें, क्वेश्चन पूछ देता है कि ये टिप्पू सुल्तान का जीवनी है क्या। टिप्पू सुल्तान के थोड़ा सा देख लो। टिप्पू सुल्तान टाइगर कहा जाता है मैसूर का, टाइगर कहा जाता है मैसूर का। मेरे बात समझ में आए? 1750 में इनका जन्म हुआ था, 1750 में बर्थ है इनका। समझ में आए? बहुत ही लिबरल आदमी कहा जाता है। ये डेमोक्रेसी में बड़ा थोड़ा सा रखते थे, बहुत पढ़े हुए आदमी थे। इनको अरबिया पार्सियन कर्नाटक की जो है कन्नड़ और उर्दू, ये लैंग्वेज आती थी। 4 लैंग्वेज में महारत हासिल था इनका। समझ में आए? 4 लैंग्वेज में महारत हासिल था। फ्रेंच की तरह झुकाव अपने बाप की तरह ही था, फ्रेंचों के साथ इनका झुकाव अपने बाप की तरह ही था। समझे ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो इन्होंने एक क्लब बना था, जैकोबियन क्लब, उसके मेंबर बने थे। ये क्लब है लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाने के लिए फ्रांस में। जैकोबियन क्लब का मामला ये था कि ये क्या चाहते थे कि फ्रांस में मोनार्क को हटा के, फ्रांस रेवोल्यूशन जहां पर डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक आना चाहिए, तो इसका सपोर्ट किए थे टिप्पू सुल्तान। समझ में? हाँ नहीं, ये तो फ्रांस ने किया था, इसका मेंबर बने थे। 1796 में इन्होंने एडमायरलिटी का स्थापना किया था, नौसेना भाई। समझ में आए? और ये चाहते थे इसमें 22 जो है वारफेयर हो, लड़ने वाला तोप विमान, लड़ने वाला जो जहाज, और 20 इसमें चाहते थे कि वो फ्रिगेट हो। फ्रिगेट का मतलब होता है कि भैया सामान लेके इधर उधर जाने वाला, मतलब ये नेवल को बहुत पावरफुल बनाना चाहते थे। इनका दिमाग पूरा तरह वही था। समझ में आए? टिप्पू सुल्तान। और टिप्पू सुल्तान बहुत ही ज्यादा कहा जाता है कि भैया देखो, कुछ जगहों पे ये देखा भी गया है कि इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त भी करा है, कुछ जगह पे ये देखा गया है कि मंदिर को इन्होंने जो अपने राज में थे इसको प्रोटेक्शन भी इन्होंने दिया है। इसलिए टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टिप्पू सुल्तान। और यहीं पर कहानी खत्म होती है आज एंग्लो मैसूर वार की। मेरे दोस्तों समझ में आया क्या पूरी कहानी? हाँ, कितने मिनट का हो गया वो?